हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास चल रही थी केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री में हमने सारी चीज़ें पढ़ी। उसी दौर में हम आगे बढ़ते हैं और रेडियो एक्टिविटी के ऊपर चर्चा करते हैं। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो से किसे बोलते हैं वो सब देखेंगे। रेडियो रिएक्टर्स में क्या काम आएंगे सब देखेंगे। परमाणु बम कैसे काम करता है वो सब देखेंगे। इसलिए क्लास को पहले लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों पहले क्या बात, रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं दोस्तों, ये जानते हैं सबसे पहले। रेडियो सक्रियता दोस्तों 1886 में एक वैज्ञानिक हुए, BH बेकुरल नाम से। इन्होंने सबसे पहले पिच ब्लेंड को देखा। इन्होंने सबसे पहले 1886 में एक वैज्ञानिक है BH बेकुरल नाम से, जिसने पिच ब्लेंड को यानी यूरेनियम पिच ब्लेंड को देखा, जो किसका अयस्क है, ये अयस्क है दोस्तों किसका, ये अयस्क है यूरेनियम का। इन्होंने देखा कि यह पदार्थ जो पिच ब्लेंड है वो धीरे धीरे करके क्षय होता जा रहा है, यानी धीरे धीरे करके अपनी उम्र को खोता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो इन्होंने नोटिस किया कि ये चीज़ होती क्या है, इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया पिच ब्लेंड। इसलिए बेकुरल को यानी BH बेकुरल को रेडियो सक्रियता की खोजकर्ता भी माना जाता है। रेडियो सक्रियता की खोजकर्ता भी किसे माना जाता है, अपने BH बेकुरल को। ठीक है। अब अयस्क यानी यूरेनियम की खोज किसने कर दी, रेडियो सक्रियता की खोज किसने कर दी, पिच ब्लेंड ने कर दी। BH बेकुरल ने कर दी पिच ब्लेंड की खोज, यूरेनियम U308 की खोज। फिर आई मैडम क्वारी। इन्होंने किसकी खोज की थी, मैडम क्यूरी ने यूरेनियम व पोलोनियम। ठीक है। यूरेनियम व पोलोनियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने यूरेनियम व पोलोनियम के नाम के रेडियो सक्रियता तत्व की खोज की। रेडियो सक्रिय तत्व किसे बोलते हैं दोस्तों, रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव तत्व किसे बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व दोस्तों उसे बोला जाता है जो क्या करे, अपने को क्षय करता रहे, यानी जो खुद ब खुद यानी स्वतः ही अस्थायी क्षय करता हो। वह परमाणु या परमाणु का वह तत्व का परमाणु जो अपने आप को क्षय करता रहता हो, प्रोटॉन की संख्या को घटाता रहता हो अस्थायी रूप से, उसे क्या, वो कौन सा तत्व हो गए, वो रेडियो सक्रिय तत्व होंगे जो खुद को क्षय करते रहते हैं, खुद को घटाते रहते हैं। ठीक है, खुद के द्रव्यमान को कम करते रहते हैं। उन्हें यूरेनियम कहा जाता है, उन्हें रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, वह तत्व जो अस्थायी तौर पर अपने आप का क्षय करते रहते हैं। ठीक है, जो अपने आप का क्षय अस्थायी रूप से करते रहते हैं उन्हें कौन से तत्व बोलते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। दोस्तों इस चीज में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, तो ये देखिए, इन तत्व जो अपने आप को क्षय करते हैं इनमें से विकर्ण भी उत्सर्जित होती है। जो कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों, वो हो सकती है अल्फा, बीटा या गामा।
ठीक है। अल्फा बीटा गामा नाम से विकर्ण उत्सर्जित भी होती रहती है इनमें से, किसमें से, रेडियो एक्टिव तत्वों में से। रेडियो एक्टिव तत्वों में से अल्फा बीटा गामा नाम की विकर्णें उत्सर्जित होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, ये नोटिस कर लेना। ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं कि अल्फा किरण, बीटा किरण व गामा किरण। ठीक है। अल्फा किरण, बीटा किरण व गामा किरण का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नामकरण रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया, रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया। अल्फा किरण बीटा किरण के नामकरण किसने किया? अल्फा बीटा गामा किरण का नामकरण, अल्फा बीटा गामा का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, है ना। अल्फा बीटा गामा का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। मैं देखो दोस्तों साइड में हो रहा हूं, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों ये अल्फा बीटा गामा किरणें, देखिए दोस्तों, ये अल्फा बीटा और गामा किरणें किसने खोजी थी? अभी मैंने बताया रदरफोर्ड ने। ठीक है। रदरफोर्ड ने नामकरण दिया। ठीक है। अल्फा बीटा गामा किरणें, ये मैं अल्फा किरण की बात करूंगा दोस्तों मैं अल्फा किरण की बात करूंगा। देखिए मैं अल्फा किरण की बात करूं तो दोस्तों अल्फा किरण एक पॉजिटिव किरण होती है, यानी एक धनायन, ये एक पॉजिटिव किरण होती है, यानी ये धनायन होती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 2 यूनिट द्रव्यमान की होती है, यानी यह भारी होती है, यह भारी होती है। ठीक है। यह होती है भारी। ठीक है। अल्फा किरण दोस्तों, इसकी बात करूं भेदन क्षमता की, तो भेदन क्षमता की अपन बात करेंगे तो भेदन क्षमता, तो यह बीटा किरण, अल्फा किरण मानव या जीव कोशिका को के पार नहीं जा सकती। ठीक है। जीव कोशिका के पार नहीं जा सकती है। मैं दूसरे नंबर पर लूंगा बीटा किरण को, तो ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक रूप की होती है और इसे 1 यूनिट माना जाता है। ये बीटा से कम भारी होती है, यानी इसका द्रव्यमान कम होता है बीटा किरण से। इसकी भेदन क्षमता की बात की जाएगी दोस्तों। भेदन क्षमता की मैं बात करूंगा, भेदन क्षमता की मैं बात करूं तो इसकी भेदन क्षमता में बात करूंगा तो जीव कोशिका को नष्ट कर सकती है, यह जीव कोशिका को नष्ट कर सकती है। ठीक है। जीव कोशिका को नष्ट कर सकती है। तीसरे नंबर पर अपन चले तो गामा किरण की ओर चलेंगे, तो यह, इसमें कौन सा चार्ज होता है दोस्तों? इसमें यह होती है उदासीन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, गामा किरण में उदासीन होती है। ठीक है। और यह इस उदासीन होने के कारण इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, जो यह सबसे हल्की होती है, सबसे हल्की होती है और इसकी उच्च भेदन क्षमता होती है, उच्च भेदन क्षमता, यानी यह जीव कोशिका के आर पार या उसे नष्ट कर सकती है। कौन सी किरण? गामा किरण। ये किरण ही किसमें से? यूरेनियम से कौन सी किरण निकलेगी? गामा किरण निकलेगी यूरेनियम से। ठीक है। मैं भेदन क्षमता के, अगर मैं वक्र बनाना चाहूँ, भेदन क्षमता को मैं बताना चाहूँ कैसे भेदन क्षमता होगी, तो दोस्तों सबसे पहले मैं अल्फा लिखूंगा। अल्फा की भेदन क्षमता सबसे कम होती है, फिर बीटा की होगी, फिर गामा की होगी भेदन क्षमता। लेकिन दोस्तों एक और किरण होती है, उसे बोलते हैं एक्स किरण। इस एक्स किरण, जिससे एक्सरे भी होता है, इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ये मोटी से मोटी स्टील को भी पार कर जाती है एक्स किरण। दोस्तों अपन ने बात की भेदन क्षमता की, अल्फा बीटा गामा किरण एक्स किरण की। दोस्तों अभी अपन किरणों के ऊपर है, हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक अपना, यानी अपन चलेंगे अब परमाणु बम की ओर।
ठीक है, इस अपन ने जान लिया। एक और चीज़ जान लेते हैं अपन आगे बढ़ने से पहले कि कैंसर रोग से उपचार की बात करें तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर रोग में बात करें तो उपचार में को क्या क्या काम आएगा। ठीक है, कैंसर रोग उपचार की बात करेंगे दोस्तों, किसकी, कैंसर रोग उपचार की। पेंचेंज उपचार, कैंसर रोग में उपचार में कौन सी किरणें काम आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा विकिरण के बारे में, कौन सी विकिरण काम आती है कैंसर रोग उपचार में, तो गामा किरण काम में आएगी। ठीक है, दूसरी बात की बात करें तो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व काम में आएगा। देखिए रेडियो एक्टिव तत्व, एक कोबाल्ट 60 नाम से तत्व आता है, कोबाल्ट 60 नाम से तत्व आता है जो किसके उपचार में काम आता है, कैंसर रोग के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर एक गैस आती है, गैस कौन सी यूज मिलेंगे, एक अक्रिय गैस आती है, अक्रिय गैस है कौन सी, रेडॉन, रेडॉन करके एक अक्रिय गैस होती है जो कैंसर के उपचार में काम में आती है, रेडॉन। रेडॉन नाम से कैंसर रोग में उपचार में आने वाली क्या है, एक गैस है जो अक्रिय गैस होती है, ये कैंसर रोग के उपचार में काम में आती है। मैं बाद में इस सब कुछ एक एक करके बता दूंगा कि सोडियम तो किसके उपचार में, रक्त नलिकाओं में काम में आता है, सोडियम की बात की जाएगी, सोडियम की बात की जाएगी। इस सभी तत्वों के मैं एक एक को ले लूँगा उदाहरण, अभी आप वो ले लीजिए इसके, फिर मैं हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों यूरेनियम या मैं बोलूँ रेडियो एक्टिव तत्व की बात करें, रेडियो एक्टिव तत्वों में दो अभिक्रियाएं होती है जिसे नाभिकीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होगी किसमें, देखिए, हाँ, नाभिकीय नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। फर्स्ट की बात करेंगे तो नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की हो गई, तो कौन कौन सी होगी दोस्तों, एक तो एक तो नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। एक तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, दूसरी कौन सी होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, ये फ्यूजन होगा और ये फिजन होगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय अभिक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। दोस्तों नाभिकीय संलयन में होता क्या है, बेसिकली चीजें होती क्या है, या अपन बम फोड़ रहे हैं तो उसमें होगा क्या, बम फोड़ते हैं तो उसमें विखंडन होता है, यानी कि उसमें बारूद फैलता है। ठीक है, बारूद फैल रहा है उसमें, उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, एक वो विखंडन होता है जब उसमें एक इस टाइप का क्या होता है, संलयन होता है, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं और फिर ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, ये उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन, यानी कि जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ के एक विखंडन करते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ेंगे तो इससे क्या होगा, इससे एक नाभिकीय संलयन होगी, नाभिकीय संलयन होगा, इससे क्या, इसके बाद में क्या होगी, ऊर्जा निम्मुक्त होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो परमाणु बम से भी खतरनाक माना गया है, कौन सा बम, हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य। नाभिकीय हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह नोट कर लेना आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सूर्य में होने वाले ब्लास्ट, यानी सूर्य की ऊर्जा या
सूर्य में होने वाले ब्लास्ट की बात करें ठीक है, सूर्य में होने वाले ब्लास्ट भी नाभिकीय संलयन की वजह से ही होते हैं। किसके वजह से होते हैं? नाभिकीय संलयन की वजह से। किसकी वजह से? नाभिकीय संलयन की वजह से होते हैं, नाभिकीय संलयन। ठीक है, जो सूरज में सूरज की ऊर्जा निकलती है वो हीलियम गैस के मिलने से होती है। और वो ब्लास्ट कैसे होता है दोस्तों? वो होता है अभी क्या, नाभिकीय संलयन की वजह से। इससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। हाइड्रोजन बम की बात करें जिसमें हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और ऊर्जा को निर्मुक्त करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करते हैं, इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये हाइड्रोजन बम यानी कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन से भी खतरनाक माने गए हैं। यानी हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी खतरनाक माने गए हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार या हाइड्रोजन बम को बनाने की विधि भारत के पास है, पर भारत ने हाइड्रोजन बम को विकसित नहीं किया है। ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है, एक होता है नाभिकीय विखंडन। इस नाभिकीय विखंडन किस प्रक्रिया कौन सी होगी? एक तो परमाणु बम होगा। इसमें परमाणु बम का इस्तेमाल किससे होता है? नाभिकीय विखंडन से होता है। दूसरा एक होता है रिएक्टर्स। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर्स में भी इसी पद्धति का काम होता है। नाभिकीय रिएक्टर्स में भी इसका ही काम होता है। सबसे पहले हम परमाणु बम की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। दोस्तों, नाभिकीय विखंडन के बारे में अपन देखते हैं। अब नाभिकीय विखंडन, दोस्तों नाभिकीय विखंडन के बारे में सबसे पहले ये देखते हैं किसने बताया था। नाभिकीय विखंडन के बारे में ओटो हॉर्न ने बताया था। ओटो हॉर्न ने, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ओटो हॉर्न ने बताया था। सबसे पहले ओटो हॉर्न ने बताया था इसके बारे में, नाभिकीय विखंडन के बारे में। इसमें यूरेनियम, इसमें नाभिकीय विखंडन, ठीक है। और किसे, और नाभिकीय ईंधन किसे माने जाते हैं? यूरेनियम 235 और यूरेनियम 236 को नाभिकीय ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह भी याद रखना। अब नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कैसे होती है यह जानते हैं। देखिए, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में एक न्यूट्रॉन होता है। इस न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पर या यूरेनियम 236 पर छोड़ दिया जाता है। यह न्यूट्रॉन क्या करता है? इस यूरेनियम 235 को क्रिप्टॉन और बेरिलियम में तोड़ देता है और तीन न्यूट्रॉन्स का क्या करता है? निर्माण करता है। ये तीन न्यूट्रॉन्स फिर एक और यूरेनियम पर अटैक करते हैं और यूरेनियम पर अटैक करते हैं और इन्हें फिर बेरिलियम और क्रिप्टॉन में तोड़ देते हैं और तीन न्यूट्रॉन्स का निर्माण करते हैं। तीन न्यूट्रॉन्स फिर आते हैं। इसी तरह यह एक ना रुकने वाली एक श्रृंखला अभिक्रिया हो जाती है। यानी इसे बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन को बोलेंगे यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। यानी नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया मानी गई है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यानी कि यह नियंत्रित नहीं होती, एक बार चलने के बाद में चलती रहती है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले एक न्यूट्रॉन्स हो गया, ठीक है दोस्तों। एक न्यूट्रॉन्स को किस में छोड़ेंगे? यूरेनियम 235 में, ठीक है, यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235 ले रहे हैं अपन। यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है, बम्बार्डिंग की जाएगी न्यूट्रॉन्स की। यहाँ पर बम्बार्डिंग यानी बौछार की जाएगी न्यूट्रॉन्स की। बौछार की जाती है किसकी? न्यूट्रॉन्स की, यूरेनियम 235 पर। यूरेनियम 235 पर जब भी वो बौछार की जाएगी तो यह तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। एक तो क्रिप्टॉन, एक बोरॉन पर, यानी क्रिप्टॉन
क्रिप्टॉन्स और में बेरिलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। बेरिलियम जो 56 नंबर पे आता है 144 पर, ठीक है, और ये 92 है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक। तो ये देखिए एक न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग की जाती है यूरेनियम 235 पर। ये यूरेनियम 235 दो कणों में टूट जाता है, एक तो क्रिप्टॉन्स, एक बेरिलियम में, ठीक है। बेरिलियम 144 145 में, और इससे 3 न्यूट्रॉन्स का निर्माण होता है, 3 न्यूट्रॉन्स का निर्माण होता है, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन्स का इसमें निर्माण होता है, किसमें, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंदर। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर यूरेनियम 235 पर जो आ जाएंगे, यूरेनियम 235 को विखंडन करने में काम आएंगे, यानी कि ये फिर यूरेनियम 235 को नियंत्रित कर देंगे, विखंडित। ये देखिए यूरेनियम 235 को, किसको, यूरेनियम 235 को, सॉरी, यूरेनियम 235 को। और ये यूरेनियम 235 को यानी कि 3 न्यूट्रॉन से यूरेनियम 35 के 3 अणुओं को वापस विखंडित कर देंगे, और यह अभिक्रिया इस तरह चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, और इससे विकर्ण उत्सर्जन होता रहेगा, ठीक है। इस टाइप से ये चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी दोस्तों, ये चलती ही रहेगी अभिक्रिया, इसलिए इसे अनियंत्रित बोल जाता है। यह नियंत्रित नहीं होती है कुछ से, वो चलती ही रहती है। ये फिर टूट जाएगी, ये किसमें, क्रिप्टॉन्स में, क्रिप्टॉन्स, और किसमें, बेरिलियम में टूट जाएगी, जो 56 नंबर पर आता है, 92 56, ठीक है, 144, ठीक है। इसी तरह इसमें भी होगा क्रिप्टॉन्स, और इसी तरह इनमें भी यह अभिक्रिया होगी, किस, क्रिप्टॉन्स और बेरिलियम। और नाइट्रोजन, देखो ये एक नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन के अणु वापस विमुक्त हो जाएंगे और अपना नेक्स्ट टारगेट वापस यूरेनियम को ही करेंगे, और इस तरह से ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और गामा किरणें का उत्सर्जन करती रहेगी, ठीक है। और इस तरह से आगे भी बढ़ती रहेगी, ये वापस फिर अटैक करेगी यूरेनियम पर। ये 3 ऐसे, 1 से 2 2, 1 से देखो कितने हो गए, 1 से 3, 1 से 3, फिर 3 से देखो, 3 से फिर 3 3 6 3 9 27, तो 27 हो गई। इस तरह से ये नाभिकीय अभिक्रियाएं चलती रहेगी, इस तरह टाइप से चलती रहेगी, या फिर अटैक कर देगी यूरेनियम 235 पर, फिर विभेदन होगा, इस तरह चलती रहती है, इसलिए अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। परमाणु बम, जिसे किसे रॉबर्ट ओपनहेमर ने बनाया था, परमाणु बम लिटिल बॉय किसने बनाया था, किसने बनाया था परमाणु बम बनाया था ओपनहेमर ने, रॉबर्ट ओपनहेमर, जिसकी अभी मूवी भी आई थी ओटोहेमर नाम से। वो किसने बनाई थी, लिटिल बॉय बनाया था, लिटिल बॉय नाम का परमाणु बनाया था, लिटिल बॉय नाम का क्या बनाया था, बम बनाया था। लिटिल बॉय नाम का बम किसने बनाया था, रॉबर्ट ओपनहेमर ने बनाया था, जिसकी अभी हॉलीवुड में मूवी भी आई थी। ये लिटिल बॉय किस टाइप का होता है दोस्तों, देखते हैं लिटिल बॉय क्या करती है। ये लिटिल बॉय अभी इस टाइप का था, यहाँ पर दोस्तों होते हैं क्या, यहाँ पर होते हैं न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पर होते हैं यूरेनियम। यहाँ से ये न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है किस पर, यूरेनियम 235 पर, और एक जोरदार का ब्लास्ट होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो जाती है, और उस जगह को तबाह कर देती है गामा किरणें, ठीक है। तो रॉबर्ट लिटिल बॉय, मैं यहाँ पर नाम भी लिखता हूँ इसका, ये है लिटिल बॉय। लिटिल बॉय को किसने बनाया था, लिटिल बॉय को किसने बनाया था, रॉबर्ट ओपनहेमर, रॉबर्ट ओपनहेमर ने बनाया था, रॉबर्ट ओपनहेमर ने किसे बनाया था, लिटिल बॉय को, जो पहला परमाणु बम माना जाता है, उसका निर्माण किसने किया था दोस्तों, जो पहला परमाणु बम माना जाता है उसका निर्माण किया था रॉबर्ट ओपनहेमर ने। यहाँ से श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट होती है, यही क्रिया होगी यहाँ पर, ठीक है। यह अनियंत्रित अभिक्रिया है, यानी परमाणु बम में जो अभिक्रियाएं होती है वो इस टाइप की अभिक्रियाएं होती है, ठीक है दोस्तों। इसे आप नोट कर लेना, मैं एक और बार बता रहा हूँ, देखिए
सबसे पहले बम्बार्डिंग की गई है, किसकी बम्बार्डिंग की गई है, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग की जाती है यूरेनियम 235 पर। ठीक है, यहाँ पर यूरेनियम 235 भी हो सकता है, यूरेनियम 236 भी हो सकता है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है दोस्तों, यूरेनियम 235 को अच्छा ईंधन माना जाता है, इसलिए यहाँ पर यूरेनियम 235 लिया जाता है। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड होता है, जिसका सूत्र होता है U308 के नाम से जाना जाता है ये पिच ब्लेंड। ठीक है, इससे अयस्क होता है यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 पर किसकी न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है, न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाएगी, न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाएगी यूरेनियम 235 पर। समझिए आप, यूरेनियम 235 दो अणु दो तत्वों में विभाजित हो जाता है, एक तो क्रिप्टॉन एक बेरिलियम है। ये क्रिप्टॉन और बेरिलियम के विखंडित होने के बाद में 3 न्यूट्रॉन्स का निर्माण होता है। ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे चलकर यूरेनियम 235 पर भी प्रहार करते हैं और इसे फिर तोड़ देते हैं। इस तरह से फिर क्रिप्टॉन्स और बेरिलियम का निर्माण होता है, क्रिप्टॉन्स और बेरिलियम का निर्माण होता है, क्रिप्टॉन्स और बेरिलियम का निर्माण होता है। दोस्तों, इस तरह से ये निर्माण होता रहता है और ये चलती रहती है और एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। ठीक है, कुछ ही सेकंडों में, और ये है ना लिटिल बॉय। ठीक है, किस तो मैं बताना चाहूँगा कि पहला परमाणु बम लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय को सबसे पहले किसने बनाया था, रॉबर्ट ओपनहेमर ने बनाया था। दोस्तों, ये वो परमाणु बम है जिसका इस्तेमाल भी हुआ है किसी जगह पर, तो इसलिए इसे लिटिल बॉय को पहला माना गया है। इसे बनाया किसने था, रॉबर्ट ओपनहेमर नाम से बनाया था। रॉबर्ट ओपनहेमर की अभी अभी एक मूवी भी आई है, उसे आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं नाभिकीय रिएक्टर्स में। नाभिकीय रिएक्टर्स, दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर्स में काम क्या होता है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर्स की बात करें अपन, तो नाभिकीय रिएक्टर्स में होता क्या है। अभी मैंने जो अभिक्रिया बताई थी परमाणु बम वाली अभिक्रिया, तो वही होती है सेम, पर इसमें क्या है, इसमें नियंत्रित कर लिया जाता है किसके द्वारा, कुछ कंट्रोल छड़ इसकी होती है, कुछ नियंत्रित छत होती है, शीतलक होते हैं, मंदक होते हैं, उनके द्वारा इस अभिक्रिया को कंट्रोल किया जाता है। और किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर्स में, इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। किस टाइप से, किसी पानी को इस ऊर्जा से गर्म कर दिया जाता है और भाप रूप में बन जाती है ऊर्जा। इस भाप को टरबाइन पर छोड़ दिया जाता है, इसे टरबाइन खूब गोल गोल घूमते हैं, इससे क्या होती है, ऊर्जा बन जाती है। ठीक है, इस अभिक्रियाओं को कौन से नाभिकीय रिएक्टर्स में कंप्लीट किया जाता है, यानी कि इसे कंट्रोल किया जाता है। भारत में बात की जाए तो भारत में थोरियम के बहुत ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। भारत में थोरियम के बहुत ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम के लिए अपन बाहरी देशों से निर्भर है, लेकिन थोरियम के भारत के पास बहुत ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव की बात करें तो दोस्तों, थोरियम जब बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा है, पर थोरियम में क्या दिक्कत है, थोरियम में दिक्कत यह है कि थोरियम को अपन को कंट्रोल करना नहीं आता। यानी अभी तक थोरियम को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसकी अभिक्रिया को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये पता नहीं है, इसलिए थोरियम का यूज़ नहीं किया जाता। यूरेनियम 235 की बात करेंगे तो इसे कंट्रोल करना पता है कैसे कंट्रोल की जाती है इस अभिक्रिया को, इसलिए नाभिकीय इलेक्ट्रॉन्स में यूरेनियम 235 या यूरेनियम 235 या यूरेनियम 236 का इस्तेमाल किया जाता है। मैं वही अभिक्रिया दोबारा लिख रहा हूँ आपको। देखिए होता क्या है, एक न्यूट्रॉन्स हो गया, इसकी बौछार या बम्बार्डिंग होगी, बौछार हुई इसकी, इस न्यूट्रॉन्स की बौछार हुई यूरेनियम 235 पर। यह यूरेनियम 235 वही क्रिप्टॉन्स और बेरिलियम में टूट गया। ठीक है, और इससे वही 3 न्यूट्रॉन्स का निर्माण हुआ, 3 न्यूट्रॉन्स में मुक्त हो गए। अब होता क्या है नाभिकीय इलेक्ट्रॉन्स में, नाभिकीय रिएक्टर्स में होता यही है कि होगी तो सेम प्रोसेसिंग, पर क्या करेंगे, कुछ रोड्स के द्वारा इन न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, मंद सोच लिया जाता है, यानी कंट्रोल करने के लिए सोचा दिया जाता है, वो सोच लेती है वो छड़े। ठीक है, और इस न्यूट्रॉन को भी क्या करती है, इसे कम कर देती है, इसे मंद कर देती है। इससे ये होगा क्या, इससे ये रिएक्शन धीरे हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी रिएक्शंस। ठीक है,
होगी यही, ये मंदक हुई, क्या हुई, मंदक हुए न्यूट्रॉन्स वापस यूरेनियम 235 पर अटैक करेंगे, 235 पर अटैक करेंगे, यूरेनियम 235 पर ये वापस से अटैक कर देंगे। यूरेनियम 235 पर जब ये सिंगल ही अटैक करेगा, उसमें परमाणु बम में क्या हो गया, ये तीनों न्यूट्रॉन्स अटैक कर रहे थे, इसमें ये सिंगल ही अटैक कर रहा है, इसमें भी ये मंद हो चुका है, ये कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। इससे भी, और ये भी मॉडिफाइड न्यूट्रॉन्स होता है, इसकी बोछार होती है जो, फिर यूरेनियम 235 टूटेगा तो 3 में ही, पर इसे 3 को भी कंट्रोल कर लिया जाता है, इस 3 को भी कंट्रोल कर लिया जाता है N1, ठीक है। इस 3 को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये क्रिप्टॉन्स हो गया 36 और ये 56 किसका, ये अपन हो गया बेरिलियम 56, ठीक है। तो इससे भी फिर इसमें आगे यही होगा कि इन दोनों को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, इन दोनों न्यूट्रॉन्स को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, और इसके द्वारा फिर यूरेनियम 235 पर अटैक किया जाएगा, ठीक है। यूरेनियम 235 पर अटैक किया जाएगा, ये भी मंद हो चुका है, ठीक है। ये अभिक्रिया चलती रहती है, और इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये देखिए नाभिकीय रिएक्टर्स में कंट्रोल छड़ का काम कौन करेगा दोस्तों। इसमें कंट्रोल रोड्स का जो इंपॉर्टेंट भी है वो लिख देना। एक तो कैडमियम की छड़ होती है, किसकी छड़ में हिंदी में लिखता हूं कैडमियम, कैडमियम की छड़ होगी एक तो कैडमियम की छड़ होगी, और एक होगी किसकी, अपने बेरिलियम की, बोरॉन की, ठीक है। एक तो कैडमियम की छड़ होती है, एक बोरॉन की छड़ होती है, ठीक है। इसके अंदर कंट्रोल रोड के अंदर याद कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए याद कैसे करेंगे दोस्तों, एक तो सी याद रखना, सी से कैडमियम, ठीक है, कैडमियम, सी से कैडमियम आता है, तो कैडमियम की है ना, याद रखना, सी से कंट्रोल, सी से कैडमियम, ठीक है, सी से कंट्रोल, सी से कैडमियम, शुष्क छड़ भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये न्यूट्रॉन्स को सोच लेती है, छड़ है कैडमियम की छड़ या बोरॉन की छड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे मंदक का काम, यानी इसे मंद कौन करेगा, इस न्यूट्रॉन्स को भी मंद कौन करेगा, इस क्रिया को मंदक कौन करेगा, इस अभिक्रिया जो बहुत ज़्यादा उष्मा करेगी उसे मंदक कौन करेगा, उसे धीरे कौन करेगा, उसमें एक तो बाहरी जल जिसे D2O बोलते हैं। देखिए मंद करने का काम कौन करेगा, पानी करेगा, है ना, ये याद रखना, मंद करने का काम कौन करेगा, पानी करेगा, ठीक है। पानी का सूत्र क्या होता है H2O, ठीक है, पानी का सूत्र क्या होता है H2O, आपको D करना है, D2O बस, D2O भारी जल, जिसे भारी जल भी बोलते हैं, भारी जल, D2O या भारी जल करेगा, और एक ग्रेफाइट की छड़ होगी, एक ग्रेफाइट की छड़ भी होगी, एक ग्रेफाइट की छड़ भी होगी, ग्रेफाइट छड़ भी होगी, इसका मंदक करने का काम कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। एक दूसरे बात करेंगे अपन शीतलक का, शीतलक का मतलब जो रिएक्टर जो ठंडा करने का काम कौन करेगा, वो नॉर्मल पानी, सामान्य पानी से कर देंगे अपन ठंडा, सामान्य पानी से, इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे लिख रहा हूँ सामान्य पानी या लिक्विड सोडियम, सामान्य जल या लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम की बात कर देंगे अपन, ठीक है, सामान्य जल या लिक्विड सोडियम, ठीक है। सामान्य जल या लिक्विड सोडियम द्वारा यह क्रिया की जाएगी, ये दोस्तों नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय रिएक्टर्स में, ठीक है। यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर भी लिखता हूँ। और दोस्तों हो क्या काम रहा है, बस ये हो ये रहा है कि ये जल को गर्म करती है, जल को भाप रूप में बदल देता है, इससे बहुत ही ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, इतनी ऊर्जा निकलती है कि ये भाप में रूप में बदल देगी किसको, पानी को, और ये पानी के इस भाप रूप को किस पे छोड़ दिया जाता है, इस पर टरबाइन पर छोड़ दिया जाता है, और टरबाइन बहुत जोर जोर से घूमने लगते हैं, इससे क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए, ठीक है। कैडमियम छड़ हो गई और बोरॉन हो गया, D2O भारी जल हो, ग्रेफाइट छड़ हो गई, शीतलक किसका काम, सामान्य जल का या लिक्विड सोडियम या पोटेशियम का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये नाभिकीय रिएक्टर्स की अभिक्रिया हो गई दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं, पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों ये क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, यहाँ पर लिखा रहा हूँ,
दोस्तों कैडमियम की छड़ क्या काम करेगी? दोस्तों कैडमियम की छड़ इससे निकलने वाले उत्सर्जन यानी उत्सर्जित किरणें गामा किरणों का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये बनता है कि रेडियो धर्मी किरणों का अवशोषण करता है। ए है प्याज, बी है गांजा, सी है ए व बी, डी है NON, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस NOT। ठीक है, NOT आएगा यहाँ पर, NOT। ठीक है, अब इसमें रेडियोधर्मी किरणों का अवशोषण कौन करता है? दोस्तों ये प्याज और गांजा दोनों ही रेडियोधर्मी किरणों का अवशोषण करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, प्याज और गांजा। आपने फिल्म देखी हो पोखरण रेंज, अभी आई थी ना, उसकी थी विक्की कौशल की, शायद नाम दिमाग से निकल गया, जिसमें क्या हुआ था, प्याज है ना, प्याज को बहुत ज़्यादा मात्रा में मंगाया गया था प्याज को, और चारों तरफ बिछा दिया गया था रेडियोधर्मी किरण बाहर ना आए और जैसलमेर को बर्बाद ना कर दे, इसलिए प्याज की बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे उस समय। किसके समय? रेडियोधर्मी किरणों का अवशोषण करते थे। और ये किस भारत में 2 अभ्यास हो चुके हैं, किसके लिए? अपने परमाणु बम का परीक्षण 2 हो चुके हैं। एक तो पोखरण फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ पर हटाता हूँ, पोखरण फर्स्ट किसके समय हुआ था? पोखरण फर्स्ट हुआ था इंदिरा गांधी के समय। पोखरण फर्स्ट हुआ था इंदिरा गांधी के समय। कब हुआ था? 11 मई 1974 को। ठीक है, 11 मई 1974 को कौन सा होता है? सॉरी, 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को कौन सा पोखरण फर्स्ट नाम से हुआ था? इंदिरा गांधी के समय हुआ था। दूसरा पूछा जाता है पोखरण सेकंड। पोखरण सेकंड कब हुआ था? दोस्तों ये विफल हो गया था इंदिरा गांधी का, इसे बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, स्माइलिंग बुद्धा, बुद्धा हंस रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है इंदिरा गांधी के समय होता है एक, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था एक, जो कब हुआ था? 11 मई 1974 को। इसे बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो ये दोनों परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 परमाणु परीक्षण ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक तो पोखरण फर्स्ट है, पोखरण सेकंड। पोखरण फर्स्ट को बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा, बुद्धा हंस रहे हैं, जो हुआ था 18 मई 1974 में। किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय हुआ था। एक दूसरा होता पोखरण सेकंड, ये कब हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। कब हुआ था? 11 मई 1974 को हुआ था। ऑपरेशन शक्ति के नाम से अपन जानते हैं। किसके नाम से? ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी अपन जानते हैं। दोस्तों मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की मात्रक किसे माना गया है? क्यूरी को माना गया है। ठीक है, क्यूरी को या एक बेकरल को, बेकरल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि मात्रक बात करें रेडियो एक्टिविटी की मात्रक, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक कौन सा है दोस्तों? इसका मात्रक है बेकेरल। ठीक है, बेकेरल बराबर क्या होता है? एक बेकेरल बराबर क्या होता है? एक बेकेरल बराबर होता है 100 प्रति सेकंड। एक बेकेरल बराबर, इस या मैं लिख दूँ रेडियो एक्टिविटी का मात्रक में, या लिख देता हूँ, या मैं लिखना चाहूँगा तो क्यूरी को भी रेडियो एक्टिविटी का मात्रक माना जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख लीजिएगा दोस्तों, मैं इसे भी मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कुछ ऐसी धातुएं होती है जो कैंसर उपचार में काम में ली जाती है, जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट नाम से ली जाती है।
सोडियम की बात करेंगे, सोडियम में रक्त परिसंचरण तंत्र में विकार उत्पन्न होता है, जैसे सोडियम 24 से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि याद कैसे रखेंगे, जैसे सोडियम और पोटेशियम पंप आता है जो रक्त परिसंचरण तंत्र में काम में ले जाता है। एक बात ये और नोटिस कर दिएगा आप कि घर में हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो ऐसे कहते हैं ब्लड वो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है, नमक खाने से। नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह याद रखना, रक्त परिसंचरण तंत्र में काम आता है। आयोडीन को ऐसे याद रखेंगे, आयोडीन थायराइड ग्रंथि में काम में आती है। तो आयोडीन को क्यों खाते हैं, थायराइड ग्रंथि में ठीक करने के लिए। फास्फोरस हड्डियों और दांतों से फास्फोरस होता है, तो हड्डियों को ठीक करने के लिए फास्फोरस। लोहा एनीमिया रोग में, और यूरेनियम पृथ्वी की अर्धायु ज्ञात करने में व पुरानी वस्तुओं को ज्ञात करने में। ठीक है, एक कार्बन नाम से होता है, कार्बन 12, कार्बन 14, जो पुरानी से पुरानी वस्तु को की क्या करता है, पुरानी से पुरानी वस्तु की क्या करता है, आयु ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। ठीक है, एक पोटेशियम नाम से तत्व होता है, पोटेशियम भी पुरानी से पुरानी धातु या वस्तु का, पुरानी धातु का आयु किससे ज्ञात करते हैं, पोटेशियम से ज्ञात करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।